हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ईएमआरएस एंड एनबीएस और केवीएस की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो एनबीएस, ईएमआरएस, केवीएस टीयर 2 एग्जाम की, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन करके दे रखी है, ईएमआरएस पीजीटी 2023 का ये क्वेश्चन है। तो वो हमसे पूछना चाहता है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। तो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख लेती हूँ, जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है। मैट्रिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो 0 0 -1 है, और 0 -1 0, दिस इज द सेकेंड रो, एंड थर्ड रो 0 -1 0 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन करके दे रखी है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमारे पास बनता है ए इज इक्वल टू -1 इंटू आइडेंटिटी है, जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन करके दे रखा है, उस ऑप्शन पे चले। ए इक्वल टू -1 इंटू आइडेंटिटी है नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है मैट्रिक्स, हमें 3 बाय 3 ऑर्डर की, वो किस तरीके से देखने को मिलेगी। वो मैट्रिक्स हमें देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, ये 1 0 0 0 1 0 और 0 1 0 0। ऐसी मैट्रिक्स ही तो होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो वो वाली बात तो हमारे पास गलत हो गई ना, तो इसके लिए ऑप्शन वन हमारे पास यहाँ से गलत हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन की तरफ। तो ये वाला तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में वो ये कह रहा है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहले तो हम ए इनवर्स की बात करते हैं। तो ए इनवर्स एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो, यहाँ पर हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है कि उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये हमारे पास 3 बाय 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो हमें वो चेक करना है कि वो डिटर्मिनेंट कितना आएगा। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, आपका मन चाहे आप किसी भी रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर लो। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, R2 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, R3 के अलोंग एक्सपेंड कर लो। सपोज करो कि मैंने इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड किया है अलोंग R1, मैंने अलोंग R1 एक्सपेंड किया, तो जो इसका डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा वो तो 1 ही निकल कर आएगा। देखो, अगर आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, चाहे आप R2 के अलोंग एक्सपेंड करो, चाहे आप R3 के अलोंग एक्सपेंड करो, उससे हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगी तो A आएगा, और R2 के अलोंग एक्सपेंड करूंगी तो B आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट बेसिकली हमारे पास 1 आया, और हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है मेरे पास, वो मेरे पास नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मेरे पास नॉन जीरो होती है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि मेरे पास ए इनवर्स वैल्यू है, वो मेरे पास एग्जिस्ट करती है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अब जो बी ऑप्शन में कह रहा है, बी ऑप्शन में उसने कहा था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसने कहा है ए हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होती है, डी ऑप्शन में। ए हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, एक मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं अगर उसकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमें जो ये दिख रहे हैं एलिमेंट, उसमें -1 भी है, जिसकी वजह से डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास सी ऑप्शन बचा, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन बचा उससे भी कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, वरना ये हो भी रहा है। ठीक है, आई थिंक ये सभी को समझ में आया होगा। देखो, हमारे पास है ना, यहाँ से एक चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं, अगर वो हमसे पूछ बैठे तो, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है ना, जैसे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो किस तरीके का बिहेवियर शो करती है। अगर आपके पास मैट्रिक्स कोई ऐसी हो जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, तो उस तरीके की मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या पता वो यहाँ पर एक ऑप्शन बना के दे देता कि क्या ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसमें हमें पता होना पड़ेगा कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है। अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है तो उसे हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है, जो यहाँ पर आया है, तो ये हमारे पास हो जाएगी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता वो क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे घुमा कर देते। ठीक है, और भी वेरियस टाइप्स की होती है, वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास ये सिस्टम बना के दे रखा है, ये हमारे पास देखो, पहले तो हम एक इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स हम इस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू जीरो।
अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ होता है वेयर ए रिप्रेजेंट द, जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी, मतलब अगर हम इसको देखें तो एक्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर होंगे जो वेरिएबल्स का होगा ना वो वाला कॉलम, और ए एक्स इक्वल टू जीरो, बेसिकली एक पूरे एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर इक्वल टू में जीरो होता है तो इसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम होता है तो ऑलवेज आपके पास जो रिजल्ट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही करता है। लेकिन अब एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कितने होते हैं। ये हो सकता है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारे पास यूनिक हो, यूनिक का मतलब कितना, सिर्फ वन सॉल्यूशन हो, या फिर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आए, या हमारे पास कितने निकल कर आए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आए। ये डिपेंड करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है रैंक ऑफ ए पर। रैंक ऑफ ए अगर हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ गई, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है उसके अंदर, तो हमारे पास ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन निकलता है, उस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन निकलता है। लेकिन अगर आपको रैंक जो आपने निकाली वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गई, नंबर ऑफ वेरिएबल से अगर आपके पास रैंक कम आ गई, तो होमोजीनियस के केस में तो आपके पास निकलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। उस केस में आपके पास कितने सोल्यूशन निकलते हैं? बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलते हैं, अगर इस तरीके का सिस्टम आपको क्वेश्चन में गिवन करके दे रखा है तो। नाउ अब हम सेकंड बात पे चलते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। अगर आपके पास सिस्टम इस तरीके से डिफाइन ना करके कुछ इस तरीके से डिफाइन करके दे दिया जाए ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का, वेयर बी हमारे पास एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो अगर इस तरीके का सिस्टम होता है तो इसको रिप्रेजेंट, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है बेसिकली नॉन होमोजीनियस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब जो इस अगर इस तरीके का हमें सिस्टम गिवन करके दे रखा हो तो इस सिस्टम में हमारे पास बेसिकली तीन केस निकल कर आते हैं। फर्स्ट केस निकल कर आता है कि क्या पता कोई सोल्यूशन ना एग्जिस्ट करे, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू ना मिले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। सेकंड कंडीशन निकल कर आती है कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, और थर्ड कंडीशन आपके पास निकल कर आती है कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आपके पास हो क्या करे, एग्जिस्ट करे। अब देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करना या यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करना या कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करना, ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने क्वेश्चन क्या करके दे रखा है। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो तो हम देखिए कैसे समझते हैं कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, नो सोल्यूशन का केस बनेगा। उसके लिए आपके पास सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो भी आपको ए एक्स इक्वल टू बी दे रखा है, जैसे आपको यहाँ पर ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे, मैट्रिक्स जो ए है वो यहाँ लिखोगे, फिर ये इस तरीके से और ये बी लिखोगे। इसको पढ़ा जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। अब नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने एग्जिस्ट करेंगे वो इससे रिलेटेड होता है। अगर आप सोल्व करो और आपको देखने को मिले रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की रैंक ऑफ ए के इक्वल आ रही है, और ऐसा केस हो सकता है फर्स्ट तो, और रैंक ऑफ ए के इक्वल आए तो फिर दो चीजें निकल कर आती हैं, या तो ये जो रैंक आपके पास निकल कर आई वो एन, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गई, नंबर ऑफ जितने वेरिएबल्स है उतने के इक्वल आ गई, तो इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे ना वो यूनिक सोल्यूशन को एग्जिस्ट करवाएंगे। लेकिन अगर आपके पास रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए इक्वल तो है, लेकिन वो लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से, किससे कम है, लेस देन एन, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल कर आएंगे वो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल कर आएंगे, उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल कर आएंगे। नाउ अब आपके पास है ना सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड केस होता है अगर आपके पास रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अगर आपके पास रैंक ऑफ ए के इक्वल ना हो, तो उसमें हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, हमारे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो सॉल्यूशन का हमारे पास इस केस में बनता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आती तो उस केस में हम नो सॉल्यूशन बोल देते हैं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस टर्म को वो कंसिस्टेंट लिखकर बोलता है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस टर्म को इनकंसिस्टेंट लिखकर बोलता है। आप क्या करना है, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स अपने हिसाब से बना लेना, ताकि ये काफी हेल्पफुल हो, क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, वहां पर इधर से क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं, उठा रखे हैं बहुत सारे, मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रही हूँ और एक बार आप इसको लिख लेना। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है,
क्वेश्चन देखिए अभी हमारे पास जो गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास एक ही सिस्टम रिप्रेजेंट करके दे रखा है और वो पूछना चाहता है कि अल्फा की वो वैल्यू बताइए कि आपके पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको वो वाली वैल्यू बतानी है, ऐसी वैल्यू जिसके लिए अल्फा की वो वैल्यू जिसके लिए हमारे पास जो एक सिस्टम गिवन करके दे रखा है इसके पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो देखो अब हमारे को ये देखना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, और पहली बात हम इस सिस्टम को देखें तो हमारे पास ये किस तरीके का सिस्टम दे रखा है, पहले तो मुझे ये गिवन देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें जो अब पहले मैं ए देखो ये बी ये पूरा का पूरा जो ये मैंने ग्रीन पेन से करा है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हटाते हैं। जो ये वाली टर्म है जिनकी मैंने अंडरलाइन करी है, ये नॉन जीरो टर्म है, ये नॉन जीरो टर्म है तो बेसिकली ये जो हमारे पास सिस्टम दे रखा है ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिस्टम मेरे पास किस तरीके से देखने को मिल रहा है, दिस इज अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करना या ना करना किस बात पे डिपेंड करेगा, रैंक ऑफ ए बी। अब देखो यहाँ पर एक और जो चीज हमें समझनी चाहिए, अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की रैंक ऑफ ए के इक्वल हो गई और वो फुल हो गई तो इसका मतलब ये भी तो है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए फुल हो जाना जितना होता है उसका मतलब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं, उसका मतलब यही होगा ना कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर रैंक ऑफ ए हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आते तो उसका मतलब ये भी तो होता है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होगा। और अगर रैंक ऑफ बी अगर हमारे पास बेसिकली एन के इक्वल नहीं होती, एन यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इक्वल नहीं होती, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की, और जो रैंक ऑफ ए है वो हमारे पास क्या होती है, एन से कम होती है। एन से कम होती है तो उस केस में आप ये भी तो बोल सकते हो कि जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट कब नॉन जीरो होता है, डिटर्मिनेंट तब नॉन जीरो होता है जब रैंक हमारे पास फुल होती है, और डिटर्मिनेंट तब हमारे पास जीरो निकल कर आता है जब रैंक हमारे पास फुल नहीं होती। मान लीजिए अगर आपने एक कोई मैट्रिक्स लिखी है 3 बाय 3 ऑर्डर की और आपने देखा कि इसकी रैंक आपके पास आ रही है 2, तो उधर आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि उस केस में रैंक मैट्रिक्स की फुल नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। और अब यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो समझिए। मैंने अभी आपके साथ इस केस में जब हम इस केस को डिस्कस कर रहे थे, इस केस में ही तो हमारे पास इसी जब हमारे पास रैंक बेसिकली फुल नहीं होती, जब हमारे पास रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम निकल कर आती है, तो हमारे पास तभी तो दो केस बनते हैं, इसी में तो दो केस बनते हैं। एक हमारे पास ये केस बनता है जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, तो इस केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन बनते हैं, इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बनते हैं। लेकिन जब हमारे पास रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की और रैंक ऑफ ए की इक्वल नहीं होती तो उस केस में हमारे पास क्या सोल्यूशन बनते हैं, नो सोल्यूशन का केस बनता है। यही तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब देखो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की अगर रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होती तो हमारे पास नो सोल्यूशन का केस बनता है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें ही हमें यहाँ पर यूज करनी है। अगर मैं यहाँ से मैट्रिक्स ए को फाइंड करूँ और मैट्रिक्स बी को फाइंड करूँ, तो आपके पास जो यहाँ से ए मैट्रिक्स बनेगी उसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, उसको लिखने के लिए आपके पास जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है ना उनको लिखो। फर्स्ट में लिखोगे यहाँ पर इस वाली में से एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1, ये आपने यहाँ पर लिख दिया ना। अगली रो में आपको दिख रहा है एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है अल्फा और z का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1। अगली में क्या दे रखा है, x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1, y का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1, z का कोफिशिएंट क्या है आपके पास अल्फा ए, ये हमारे पास हमने यहाँ लिखा। और यहाँ पर आएगी बी मैट्रिक्स का काम कौन कर रहा है, जिसको मैंने भी रेड पेन से ये किया है, अल्फा-1 अल्फा-1 और अल्फा-1। अब देखो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होगी, उस केस में हमारे पास जो बनेगा केस बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो इसको करना कैसे है, ये नहीं है कि मैं इसमें ऑपरेशन लगा के रैंक वगैरह निकालूंगी, नहीं। आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस गिवन करके दिए हुए हैं, ये थ्योरी डिस्कस करी, उस थ्योरी इसीलिए को डिस्कस करी ताकि यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ये हमारे पास दे रखा है। आप क्या करो, आप है ना जो भी
भी आपके पास अल्फा वगैरह की वैल्यू गिवन करके दे रखी है वो आप पुट करके देख लो। देखो मैं आपके साथ पुट करके दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने ऑप्शन नंबर 1 से गए, ऑप्शन नंबर 1 में वो बोल रहा है अल्फा की वैल्यू नॉट माइनस टू मतलब अगर आप अल्फा की वैल्यू -2 नहीं रखोगे तो आपके पास नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। अगर अल्फा की वैल्यू -2 नहीं रखोगे तो नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। अच्छा, पहला ऑप्शन ये बोल रखा है। और बी ऑप्शन में कह रहा है अगर आपने -2 और 1 रख दिया तो आपके पास नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। पहले मैं बी ऑप्शन को ही सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर से फिर इसके बारे में पता चल जाएगा। बी ऑप्शन में गए तो उसने बोला आइदर अल्फा की वैल्यू -2 रख दो। -2 रखना, जब आप -2 रखोगे तो आप ए है, ये ए और अल्फा में अंतर है, ये समझ लेना, ठीक है। आई थिंक ये अल्फा ही है, यहाँ पर है ना प्रिंटिंग एरर है, ये अल्फा ही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रखा -2, अल्फा ही है ये, -2 और ये आपके पास 1 और ये 1, -2 -1 करोगे दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -3, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है यहाँ पर -3, यहाँ पर ये रही। अगले में रखोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1 और ये -2 और ये आपके पास मिलेगी 1 और ये आपको मिलेगा आंसर, यहाँ पर मिलेगा -3, ये आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट में रखोगे आप 1, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ -2 और ये वैल्यू बनेगी आपके पास -3, ठीक है। ये बना आपके पास। अब आपने जब अल्फा को क्या रखा है यहाँ पर -1 रखा है। अब अपन यहाँ पर एक बार देखो क्या ये हमारे पास केस किसका बन रहा है, क्या ऐसी कोई देखो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए हमारे पास इक्वल नहीं होनी चाहिए तो हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर आप एक ऑपरेशन लगाओ, यहाँ पर आप क्या करो, आप ऑपरेशन लगा दो किसी में भी, मैं R3 में लगा रही हूँ। R3 में क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 प्लस R1 प्लस में R2, मैंने तीनों रो को इसके अंदर ऐड कर दिया। अब जब आप ऐड करोगे या फिर 1 बाय 1 लगा लो, कैसे भी कर लो, जब आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाओगे ना, मैं यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पर जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सारे को ऐड कर दिया। देखो 1 प्लस 1 क्या होएगा 2 और इसके अंदर R1 को भी ऐड कर दोगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 0, दिस वैल्यू विल बिकम 0, दिस वैल्यू विल बिकम 0। और यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, ये थी आपके पास -3, ये थी आपके पास -3 और जब सबको जोड़ोगे, आपने क्या करा है R3 में चेंज किया है ना हमने, R3 में क्या करा R1 प्लस R2 प्लस R3 करा, यही तो ऑपरेशन लगाया। सबको जोड़ोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास -9, ये बना हमारे पास 1, ये बना आपके पास -1, ये बना आपके पास 1 और ये बना आपके पास -2, ये 1 और ये 1। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि जब अब देखो रैंक ऑफ जो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये ए नहीं, यहाँ पे ये ए नहीं, ये ए ऑगमेंटेड बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ए ऑगमेंटेड बी है, तो बेसिकली ए ऑगमेंटेड बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी ये हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है, देखो एक पाइवोट एलिमेंट ये रहा, एक पाइवोट एलिमेंट ये रहा और एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पर रहा, तो ये बेसिकली 3 निकल कर आ रही है। जबकि रैंक ऑफ ए हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है, इसकी रैंक देखो, इसमें तो 2 ही हमारे पास एलिमेंट है, 2 निकल कर आ रही है। क्या रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हमारे पास रैंक ऑफ ए के इक्वल है, नहीं है। तो हमारे पास जब हम अल्फा की वैल्यू क्या लेके चले, इस केस में हमने अल्फा की वैल्यू लेके चले -2, तो इसमें हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसने बोला था नोट -2, अगर आप -2 के अलावा कोई लोगे तो वैल्यू नहीं, ये ऑप्शन गलत कह रहा है क्योंकि -2 के लिए भी हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हमारे पास अगला टास्क बनता है कि मैं 1 के लिए और चेक कर लूँ क्या 1 के लिए मेरे पास होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ जो ये भी सब कुछ है। आप एक बार क्या करना ना, वीडियो पॉज करना और फिर इसको लिख लेना, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे हम, ये भी हम हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्फा की जगह 1 रखना है। अल्फा की जगह जब आप 1 रखोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, अल्फा की जगह आप 1 रखोगे तो ये वैल्यू बनेगी 1 1 1 और यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ 1 1 1 और ये वैल्यू बेसिकली 1 -1 करोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास 0 0 और 0, ठीक है। अब इसमें आप है ना ऑपरेशन लगाओ, बेसिकली जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ R3 में चेंज R3 माइनस आर R3 माइनस R2, ये R3 माइनस R1 कर रही हूँ और साथ के साथ R2 में भी चेंज कर रही हूँ R2 माइनस R1। तो आपको देखो क्या देखने पे मिलेगा, यहाँ से आपको दिखेगा R3 में से R1 माइनस कर दोगे तो 0 0 0 और इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 0, R2 में चेंज करोगे तो 0 0 0 ये बनेगा 0 और अब यहाँ करोगे तो 1 1 1 और ये बनेगा 0।
तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से आपको ये देखने को मिला रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, लेकिन वो हमारे पास 1 है। 1 मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से एक छोटी है। तो 1 के केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर वो कह रहे हैं कि आप अल्फा की वैल्यू लो 1, तो क्या नो सॉल्यूशन होगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। अल्फा की जब हम वैल्यू ले रहे हैं -2, जब हम अल्फा की क्या वैल्यू लेके चल रहे हैं, जब हम अल्फा की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं -2, तो उसी केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस आ रहा है। जब आप अल्फा की वैल्यू लेके चल रहे हो 1, तो उसमें नो सॉल्यूशन का केस नहीं आ रहा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पता है अभी आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन आप जब आप खुद अपनी तसल्ली से करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। विदाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन गलत होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये गिवन करके दे रखा है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा कि इस क्वेश्चन पेपर में गया है। ये क्वेश्चन हमारे पास ईएमआरएस का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या गिवन कर रहा है, क्या पूछ रहा है, इसको हम है ना पहले समझ लेते हैं कि भाई क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में हमसे इसने ये पूछा है कि अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा ये बेसिकली रूट्स है कौन सी इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। और वो मुझसे क्या वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या मैट्रिक्स दे रखी है भाई, वो लिखना मैट्रिक्स आपके पास है, वो है मेरे पास 1 और ये है हमारे पास बीटा, ये मेरे पास अल्फा और ये मेरे पास अल्फा हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन करके दे रखी है, ये हमारे पास अल्फा, ये मेरे पास बीटा, ये मेरे पास 1 और ये मेरे पास बीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट करके मुझे इसकी वैल्यू के बारे में बताना है कि वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब करने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी बेसिकली, ये वैल्यू मेरे पास बनेगी अल्फा प्लस में बीटा, और ये वैल्यू बनेगी मेरे पास बीटा प्लस में बीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास ये बनेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा, और ये मेरे पास बनेगा बेसिकली अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। ये निकल कर आएगा। अगर मुझे कहीं से अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इन सब की वैल्यू पता चल जाए, जो यहाँ पर लिखे हुए अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये तो मेरे पास काम हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप समझिए, मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, इसको मैं 1 मान लेती हूँ। तो ये हमें दे रखी है, तो ये किसी ना किसी पर्पज से ही दे रखी होगी, तो वो समझती है। अगर हम देखें फ्रॉम वन से मुझे क्या गिवन करके दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए। लेकिन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर गिवन करके दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू है मेरे पास 1 और बी की वैल्यू भी है मेरे पास 1 और सी की वैल्यू भी मेरे पास क्या है, 1। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वैल्यू होती है मेरे पास माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, -1। नाउ अगेन प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सी बाई ए। सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो ये हमारे पास निकल कर आया अल्फा प्लस बीटा, मुझे इसकी वैल्यू के बारे में पता चल गया, मुझे इसकी वैल्यू के बारे में पता चल गया। मेरे को अब पता करना है बीटा प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर के बारे में। सिंस ये गिवन करके दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा इसके इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -1। नाउ हमारे पास क्या होगा, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, -1 होगा। अब आप क्या करिए, जितनी भी वैल्यूज आपके पास निकल कर आई हैं उन सभी वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये देखो क्या बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है, -1, तो यहाँ पे आप रखो -1। बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, -1, ये -1। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 निकल कर आई है। 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 2 इंटू 1, तो वैल्यू हो जाएगी 2। तो जो इसका करेक्ट आंसर होएगा वो आएगा -1 -1 -1 2। तो जो हमारे पास सही ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, सही ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन आस्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, ये जरूरी था इसलिए क्वेश्चन लिया, बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो पहला है ना, एक हमें तो ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती कब है।
ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, बी हमारे पास मैट्रिक्स है, और अगर उसने ये हमें बोल रखा है कि वो मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्टिबल है, तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए पहली चीज तो ए और बी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होंगी, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है कि ए भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, और दूसरा बात है कि ए का डिटर्मिनेंट भी मेरे पास नॉन जीरो होना चाहिए, बी का डिटर्मिनेंट भी मेरे पास नॉन जीरो होना चाहिए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है। और उसने हमसे पूछा है कि ए इंटू बी का इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी। तो ये है ना हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में फॉलो होता है, साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये होता है हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास होगा। अगर मान लो आपके पास ए बी इंटू सी होता, तो हम क्या करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, मैं आपको पक्का हेल्प करूंगी उसमें, बताऊंगी, आप पहले कमेंट बताना। तो ए बी का इनवर्स क्या बनेगा हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी क्या कंडीशन होगी जब हमारे पास ए बी इनवर्स ए बी के इक्वल आ जाए। ये भी ये भी मैं आपके साथ भी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास कब ट्रू हो सकता है, कि ए बी इनवर्स हमारे पास ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल आ जाए। क्या ऐसी कोई कंडीशन होगी कि जिस केस में हमारे पास ये हो जाए। ठीक है, अभी आप देखेंगे वो। और यहाँ पर उसने इन्वर्टिबल, देखो हर चीज का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोला है, तो इन्वर्टिबल ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर की नहीं होंगी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। देखो सपोज करो ये क्वेश्चन को घूम फिरा के दे देता, क्योंकि क्वेश्चन कैसा पूछेगा हमें नहीं पता, हमें क्लियर होना चाहिए। हम कहते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लीजिए 3 बाय 3 ऑर्डर की दे दी, और बी मैट्रिक्स है आपके पास 4 बाय 4 ऑर्डर की दे दी। तो क्या ए बी पॉसिबल है हमारे पास, ए बी उस केस में हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। तो ए बी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे पास डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोज की। देखो ये हमारे पास डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रो, इसके अंदर है 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी इसके अंदर कितने हैं 3, और इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है 4, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 4, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ए इंटू बी करते हैं, जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें देखना होता है कि जो सेकंड रो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम, और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है जो दूसरे नंबर पर आ रही है, उसके नंबर ऑफ रो, वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ली आपने जिसका ऑर्डर है 2 बाय 3, मतलब इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, और दूसरी मैट्रिक्स ली जिसने आपका ऑर्डर है 3 बाय 4, इसके अंदर 3 रो 4 कॉलम है, तो ए बी पॉसिबल होगा। ए बी आपके पास पॉसिबल होगा, क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 3 है और यहाँ पर नंबर ऑफ रो 4 है, ये इस केस में इक्वल है। तो हमारे पास ए बी बनेगी 2 बाय 4 की मैट्रिक्स, और ये एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें बी ए, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि बी के जो नंबर ऑफ कॉलम है 4 है, और ए के जो नंबर ऑफ रोज है वो हमारे पास 2 है, इसलिए। तो इसलिए हमें ये ध्यान भी रखना होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है और कब पॉसिबल नहीं होती। इसलिए उसने यहाँ पर सेम ऑर्डर लिख कर दिया, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर होगा, और क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से डायरेक्टली हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ रो ए की और नंबर ऑफ कॉलम ए के और नंबर ऑफ रो बी की इक्वल होंगे, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो लिया गया है, ये बिहार TRE 2.0 2023 में पूछा गया था। वो पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो देखो यह तो हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास सिमेट्रिक होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, देन वी से दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन उसने हमें यहाँ पर बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो उसने देखो पहली वाली तो करेक्ट है, तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। तो हमें देखना है, अब बी ऑप्शन में वो बोल रहा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। तो ये तो गलत कह रहा है ना, क्योंकि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है, तो उस केस में जो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ऑप्शन गलत है। स्क्वायर इनवर्स ऑफ द, मतलब फिर इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट यूनिक होता है मोर देन वन, ऑप्शन नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा।
सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये हमसे बिहार के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। अब समझिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनेंगी जिनका ऑर्डर 3 बाय 3 है और हर एंट्री आप 1 लो या 2 लो। तो समझिए, अगर हमारे पास 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है, तो अगर मैं वहां पर एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट हमारे पास कैसे मिलेंगे, ये A11, ये A12 और ये A13। फिर हमारे पास बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, A22, A23। ये हमारे पास बनेगा A31, A32 और ये हमारे पास बनेगा A33। अब समझिए, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हर पॉसिबल एंट्री हमारे पास क्या है, या तो आप हर पॉसिबल एंट्री में लिख सकते हो 1 या आप लिख सकते हो 2। इन दोनों में से कुछ भी एंट्री आप फिल करोगे तो बताओ कितने एलिमेंट बनेंगे। अब यहाँ पर मैं ना इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको परमुटेशन जो कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर नहीं था उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो, A11 है और आपके पास क्या है, A12 है, ऐसे ही लिखते मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए A33। यहाँ पर इस एलिमेंट की कितनी चॉइस है, यहाँ पर इस खुद एलिमेंट की 2 चॉइस है, या तो आप 1 फिल कर सकते हो या 2 फिल कर सकते हो। तो मतलब हर एलिमेंट की कितनी चॉइस है, इसके लिए भी 2 चॉइस है, सिमिलरली इसके लिए भी 2 चॉइस है और इसके लिए भी 2 चॉइस है। हर एलिमेंट के लिए 2 2 चॉइस है ना। मतलब जैसे आप जब फिल करोगे यहाँ पर, हर एलिमेंट की कितनी चॉइस हो गई, आपके पास 2 चॉइस हो गई। और टोटल कितने एलिमेंट है आपके पास, टोटल है आपके पास टोटल 9 एलिमेंट है। तो आप करोगे 2, और इसके लिए भी आपके पास 2 चॉइस और इसके लिए भी 2। और मैं मल्टीप्लीकेशन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट चाहिए, मुझे नो के नो एलिमेंट में फिल करना है। तो मल्टीप्लीकेशन लो आएगा। और जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 रेज टू पावर 9। और 2 रेज टू पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है, 512, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन है ना वेरियस तरीके से पूछा जा सकता था। ये सिमेट्रिक का केस लगा के सिमेट्रिक का क्वेश्चन पूछ सकता था, ये स्क्यू सिमेट्रिक का लगा के स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन पूछ सकता था। अब देखो, मान लो ये सेम क्वेश्चन सिमेट्रिक में पूछा जाता है कि अगर नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो आप बताओ कितने आएगा। तो उस सिमेट्रिक के केस में हमारे पास क्या होता, जिस एलिमेंट को, देखो मैं रेड ये इस वाले कलर से कर रही हूँ, जो ये वाला एलिमेंट है और जो ये वाला एलिमेंट है, A12 और A21 तो इक्वल होते, और A13 A31 के इक्वल होता, A32 और 823 के इक्वल होता। उस हिसाब से मुझे चॉइसेस को इसमें मेजर करना होता कि कितनी होंगी, क्योंकि ये वाले एलिमेंट हमारे पास इक्वल होती है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से इसको जज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है यहाँ पर, वो हमारे पास क्या गिवन करके दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने हर कॉन्सेप्ट को टच करते हुए क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन लिए हैं, बनाए तो नहीं प्रीवियस ईयर के जो लिए हैं वो ये बनाई, पीडीएफ बनाई है। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मुझे एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है जिसकी वर्टिसेस मेरे पास ये गिवन करके दे रखी है। वो हमारे पास एरिया ऑलरेडी गिवन करके दे रखा है 9 स्क्वायर फीट, मुझे के की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन गिवन करके दे रखा हो कि मुझे वैल्यू निकालनी हो के की, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में गिवन करके दे रहे तो फॉर्मूला मेरे पास होता है, जो एरिया को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है 1/2 x1 x2, मैं यहाँ पे लिखती हूँ x1 x2 x3, और ये हमारे पास होगा y1 y2 y3, और ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1 1 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू वो लिख दो। x1 की वैल्यू मेरे पास -3, x2 की वैल्यू मेरे पास 3 और x3 की वैल्यू है 0। नाउ y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, y2 की वैल्यू भी 0 और y3 की वैल्यू k, ये 1 1 1। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट का आंसर हमें कितना दे रखा है 9, क्योंकि ये एरिया ही तो हमें 9 करके दे रखा है और हमें वैल्यू बतानी है k की। तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसे एक्सपेंड करिए। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1/2, और मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ अलोंग R3। अलोंग R3 आप एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, माइनस के आएगा, यहाँ पर ये वाली कट गई ये वाली कट गई, दिस विल बी इक्वल टू -3, और ये हमारे पास जाएगा -3, और ये हमारे पास 9 हो जाएगा, सॉरी, माइनस माइनस विल बी सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ये 6k इज इक्वल टू 18, k की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना होगा कि मैं दोनों की डिटर्मिनेंट निकालूंगी। ये इस तरीके से नहीं है कि आप इसका भी डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका भी डिटर्मिनेंट निकालोगे देन उसको जोड़ोगे, नहीं। मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ किसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो वो प्रॉपर्टी की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर जो हमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट दिया गया है, वो क्वेश्चन में दिया गया है ax x² 1 और by y² और ये 1,
और अगला दे रखा है सी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास डेल वन है, मतलब डिटर्मिनेंट वन का है। और डिटर्मिनेंट टू का हमें क्या गिवन करके दे रखा है, ए बी सी, और ये हम लिख लेंगे एक्स वाई जेड, और ये हमारे पास हो जाएगा जेड वाई जेड एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब मुझे बताना है कि क्या दोनों में क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में और सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या मेरे पास रिलेशन होगा, मुझे उसको देखना है। तो देखो मैं ना इसको करने के लिए है ना इस तरीके से नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट का डिटर्मिनेंट अलग निकालेंगे सेकंड का डिटर्मिनेंट अलग निकालेंगे देन दोनों को इक्वलेट करेंगे फिर हम, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना हमारे पास पेपर में समय भी नहीं होता कि हम इतना लंबा चौड़ा काम करें। तो आप क्या करो, आप यहाँ देखो क्या डेल वन और डेल टू में रिलेशन सा कुछ दिख रहा है, दिख तो रहा है कि मैं कुछ इसमें ट्रांसपोज वगैरह से कुछ करूँ। तो पहली बात तो मैं ये ध्यान रखनी है कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला लेकर चल रही हूँ। इसमें मैंने क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट रो है सेकंड जो फर्स्ट रो है उसको मैंने नहीं, फर्स्ट कॉलम को लेके चलो, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं वाई से, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं जेड से, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे बाहर डिवाइड भी कर रहे हो। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ आपने किया तो ये बनेगा ए एक्स एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा एक्स वाई जेड क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ बनेगा बी वाई, और ये बनेगा वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स वाई जेड, और ये क्या बनेगा हमारे पास सी जेड, और ये बनेगा जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स वाई जेड। अब हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, हम कर सकते हैं कि जो ये हमारे पास लास्ट वाला कॉलम आपको दिख रहा है, लास्ट वाली रो आपको दिख रही है, उसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हो। देखो कॉमन लेने के बाद आपको क्या दिखेगा, एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी था और एक्स वाई जेड आपने कॉमन भी बाहर ले लिया, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास ए एक्स, ये वैल्यू बनेगी आपके पास बी वाई, और ये वैल्यू बनेगी सी जेड। यहाँ पर आपके पास ये बना, ये वैल्यू हमारे पास हो गई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास हो गई वाई स्क्वायर, ये वैल्यू जेड स्क्वायर, और ये वन वन वन। अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर आप गौर से देखो तो ये वाले में और इस वाले में क्या रिलेशन है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी तो यही मिलेगा, ये तो सेटल डाउन हो गया। अब जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने पे मुझे मिलेगा ए एक्स बी वाई और ये सी जेड, और ये क्या बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये वन वन वन, तो यहाँ से ये डेल टू बन गया। तो मुझे क्या देखने में मिला, डेल वन इज इक्वल टू मेरे पास क्या है डेल टू, ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी को इस ऑप्शन में यहाँ पर लिखा गया है बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको डिटर्मिनेंट की और प्रॉपर्टी चाहिए ना, पूरा पेज मैं एक पेज बनाकर डाल दूंगी शॉर्ट्स में, आप उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमसे ईएमआरएस टीजीटी पेपर में पूछा गया है 2023 में। क्वेश्चन में क्या गिवन करके दे रखा है, मुझे रैंक के बारे में पूछा गया, तो रैंक के बारे में रैंक का क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएगा तो हमें किस तरीके से करना है वो समझिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्या करिए मैट्रिक्स लिख लीजिए जो भी आपको गिवन करके दे रखे है, माइनस वन और हमारे पास टू, और ये फाइव, और ये टू माइनस फोर, ए माइनस फोर, वन माइनस टू, ए प्लस वन। अब आप क्या करिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो ना, ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकते हो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, लेकिन वो कई बार लेंथी पड़ जाएगा, लेंथी काफी पड़ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा हो तो फिर लास्ट ऑप्शन वही बचता है, वरना ऑप्शन क्या होता है कि हम है ना इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, और है ना मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने की इसमें कोशिश करूंगी। तो मैं पहला ऑपरेशन लगा रही हूँ आर थ्री के ऊपर, और आर थ्री में मैंने ऑपरेशन लगाया है कि मैं आर थ्री में से आर वन को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। जैसे ही आप आर थ्री में से आर वन को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको दिखेगा वन, ऐड कर दीजिए, ऐड करने से हो रहा है ज्यादा इजी। तो आर वन प्लस आर टू, इस प्लस वन में आप इस वाले नंबर को ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस जीरो, माइनस टू प्लस टू, दिस वैल्यू ऑल्सो विल बिकम जीरो, ये आपके पास जीरो बन जाएगी जब आप उसको ऐड करोगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास दिख रहा है ए प्लस वन, और ये हमारे पास है फाइव, ए प्लस वन और ये आपके पास क्या है फाइव है। जब आप इसको करोगे तो ये आपको बनेगा ए प्लस वन और ये फाइव है, तो ये हो जाएगा ए प्लस सिक्स। ठीक है, इसी तरीके से मैं आर टू में भी हाथ के हाथ ऑपरेशन लगा रही हूँ, आर टू में मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, आर टू प्लस टू आर वन, मैं ये वैल्यू कर रही हूँ, तो टू और ये माइनस टू ये जीरो हो जाएगा, और ये माइनस फोर है, और ये आपके पास यहाँ पर क्या है टू है, तो टू को टू से करोगे तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और ए माइनस फोर है और ये टू करोगे तो ए प्लस सिक्स हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस फोर है प्लस टेन करोगे तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए प्लस सिक्स माइनस वन, दो और पाँच। अब ऑप्शन पे चलो, अब देखो
अब यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर ए की नॉन जीरो रो मिल रही है, मुझे ए की नॉन जीरो रो मिल रही है फर्स्ट, और उसमें ये देखते हैं 1 मिल रहा है। जैसे ही मैं ए की जगह यहाँ पर -6 पुट कर दूं, आपने अगर ए की जगह, अब अगर आप ए की जगह -6 पुट कर देते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये वैल्यू हमारे पास, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, जीरो। ये 2 5 बचेगा, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, ये जीरो जीरो जीरो। तो इस केस में जो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, इस केस में जो रैंक बनेगी मैट्रिक्स की वो कितनी बनेगी, 1 बनेगी। तो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ये वाला, देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है केवीएस पीजीटी 2023 का ये क्वेश्चन है, और हमसे क्या पूछा गया है, वो पूछ रहा है द सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट, और मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करी है कि कैसे करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बनाती हूँ। पहले देखो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैं वो लिखती हूँ। ए मैट्रिक्स बनेगी जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वो उनको रो वाइज लिख दीजिए। जो फर्स्ट इक्वेशन देखोगे, मान लीजिए मैं अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए उसको फर्स्ट मान लेती हूँ, तो ये बनेगा 1, और ये भी बनेगा 1, और ये बन जाएगा मेरे पास के। फ्रॉम सेकंड रो से आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 1, और ये बनेगा -2, और ये बन जाएगा 2। थर्ड रो से आपके पास क्या बनेगा, दिस वैल्यू विल बी 3, दिस वैल्यू विल बी 1, और दिस वैल्यू विल बी -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ फ्रॉम बी से देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बी हमारे पास है ये पूरा, ये हमारे पास जो साइड में लिखा हुआ है, तो 4 3 और 5, और x मान लेती हूँ मैं इसको, एक्स वाई और जेड। मैंने अभी आपके साथ ए ऑगमेंटेड बी पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अब मैं निकालती हूँ ए ऑगमेंटेड बी। ए ऑगमेंटेड बी जब आप निकालोगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा, यहाँ से मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो 1, और ये 1, और ये हमारे पास बनेगा के। यहाँ पर लिखोगे आप 1, यहाँ लिखोगे -2, और यहाँ लिखोगे आप 2, और यहाँ आप लिखने वाले हो 3, ये बनेगा आपके पास 1, और ये बनेगा आपके पास -1। यहाँ पर जब आप लिखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस वैल्यू विल बी 4, दिस वैल्यू विल बी 3, और दिस वैल्यू विल बी 5। अब आप क्या करो, इसमें ऑपरेशन लगाओ, क्योंकि हमें पता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का केस हमारे पास, अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इनकंसिस्टेंट का केस मेरे पास कब बन रहा था, जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए जब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो केस बनता है वो किसका बनता है, इनकंसिस्टेंट का। और इनकंसिस्टेंट का ही दूसरा नाम होता है नो सॉल्यूशन। चाहे वो नो सॉल्यूशन बोल दे, चाहे वो इनकंसिस्टेंट बोल दे, दोनों बातें सेम है। तो अभी आप यहाँ पर ना ऑपरेशन लगाने स्टार्ट करो। मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा रही हूँ आपके साथ, जो इजीली मुझे दिख रहा है। मैं R3 में चेंज कर रही हूँ, और R3 में चेंज क्या किया है, R3 -R1 कर दिया। जैसे ही आप इसमें ऑपरेशन लगाओगे, देखो ये क्या बनेगा, और 3R1 करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3R1। तो ये आपके पास देखो, जब 3 से R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 है, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 -3 0, 3, ये तो 1 ही रहेगा, और ये 3 बन जाएगा 1, -3 -2 बनेगा, और ये बनेगा -1 -3 के इंटू 5 -12 कितना हो जाएगा, -7। सिमिलरली अब मैं दूसरा ऑपरेशन भी इसके ऊपर लगा देती हूँ। दूसरा ऑपरेशन में लगाती हूँ R2 के ऊपर, साथ के साथ R2 -R1, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये 0 बन जाएगा। -2 -1, दिस वैल्यू विल बिकम -3, और ये बनेगा हमारे पास 2 के, तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 2 के, और 3 -4, ये -1 बन जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे आप 1 1 के, और ये हमारे पास ऑगमेंटेड 4, ये आपके पास बनेगा जब ये आप इन दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करोगे। नाउ मुझे तो अपना नो ऑपरेशन का केस, नो सॉल्यूशन का केस चाहिए, तो मैं ना इसमें और एक और अप्लाई करती हूँ ऑपरेशन। मैं अभी इधर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, मैं R3 में चेंज कर रही हूँ। R3 में मैं क्या चेंज करने वाली हूँ, R3 में मैं चेंज ये कर रही हूँ कि मैं R3 को तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3R3 से, और उसी में माइनस कर रही हूँ 2R2 को, उसके अंदर मैं चेंज करूंगी। जब आप ये चेंज करोगे ना, तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये तो जीरो है, ये तो जीरो ही रहेगा। आपने R3 को मल्टीप्लाई करा है 3 से, तो ये वैल्यू बेसिकली ये बन जाएगी आपके पास। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मुझे जीरो बनाना है इसको, इसलिए मैं कर रही हूँ। आपने R3 को मल्टीप्लाई करा है 3 से, तो ये बन जाएगा -6, और उसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा है R2 के को 2 से, तो ये बन जाएगा -6, लेकिन आपने माइनस माइनस करा है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर 0। ठीक है, नाउ इधर आपके पास है -1 -3 के, और आपने 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो -3 -9 के हो जाएगा, और आप माइनस करोगे
तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगी, +2k हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा अगला एलिमेंट -7 यहाँ तक ही हो गया। और अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास ये एलिमेंट है -7, ये आपके पास -7 है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको भी करना है, तो -7 देखो, -7 जब आप करोगे तो जब इसी तरीके से जब आप ऑपरेट करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा -19। बाकी के सारे एलिमेंट को हम सेम रखेंगे क्योंकि उनसे हमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये हमारे पास बनेगा 4, और यहाँ हमारे पास है 0, और यहाँ पर -3, यहाँ पर हमारे पास -2 -k, और ये बनेगा -1। अब देखो, यहाँ पर हमारे से बात करी गई है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ बी ए, क्योंकि उन दोनों से रिलेटेड है। तो ध्यान से समझना है, यहाँ अगर आप देखो ये -19 तो कभी भी 0 होगा ही नहीं। 0 अगर बन सकता है R3, मुझे क्या केस बनाना है, मुझे केस बनाना है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी किसी तरीके से रैंक ऑफ ए के इक्वल ना है। वो केस मुझे पता चल गया तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे वो के की वैल्यू पता चल जाए तो। अब हम यहाँ पर अगर गौर से देखें तो मुझे यहाँ पर देखने पे मिल रहा है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तो ऑलवेज हमारे पास 3 रहने वाली है, क्योंकि एक पाइवोट एलिमेंट ये रहा, एक पाइवोट एलिमेंट ये रहा, और एक पाइवोट एलिमेंट मेरे पास ये रहा। तो मुझे दिख रहा है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तो हमारे पास कितनी रहने वाली है, 3 रहने वाली है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, क्या करूं मैं यहाँ पर मेरे पास एक केस बनता है, जो रैंक ऑफ ए है वो तो हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन देगा ना। रैंक ऑफ ए में यहाँ पर ये वाली वैल्यू अगर मेरे पास 0 हो जाए, 7 - 7 के 0 हो जाए, मतलब के की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, के की अगर आप वैल्यू रखोगे -1 तो उसके लिए 0 हो जाएगा, आप चेक करके देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर -1 रखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाली पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। और रैंक ऑफ ए हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। ये कब होएगा, जब हमारे पास के की वैल्यू आप क्या रख रहे हो, -1। हमें यही तो चाहिए था, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होगी अगर हमारे पास के -1 होगा। और अगर ऐसा हो गया तो उस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। तो इसके लिए इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना जरूरी है, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केवीएस पीजीटी 2023 का ही ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन करके दे रखी है ए मैट्रिक्स ए, और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा। तो उसने क्या रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मुझे अगर ये कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर मेरे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, तो मुझे कंडीशन बताने क्या होगा। तो आप क्या कर दीजिए, जस्ट सिंपल ए स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर करोगे तो ये अल्फा और ये बीटा, ये गामा और ये माइनस अल्फा है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास ये अल्फा और ये बीटा, ये गामा और ये माइनस अल्फा है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन करके दे रखा है, आइडेंटिटी। तो ये 1, ये 0 और ये 0, और ये हमारे पास कितना होगा, 1। अब आप करिए मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, और ये बनेगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी ना। अगला हमारे पास बनेगा ये अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा, तो ये 0, और ये बनेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से माइनस गामा, हाँ ये वही वाले टर्म, बीटा गामा प्लस में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 1001। और वी नो वेरी वेल, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल होती है, सेम ऑर्डर की होती है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जब हम इनको रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा विल बी इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा विल बी इक्वल टू 1। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा विल बी इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे इसकी रैंक पूछी गई है, ए माइनस आई की, ए माइनस आइडेंटिटी की यहाँ पर हमसे रैंक पूछी गई है। तो इसको समझिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक मैट्रिक्स लिखती हूँ ए, और ए है मेरे पास ये मैट्रिक्स, ये मेरे पास बनेगा 1 1 0 0, और ये बनेगा 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2। मुझे निकालनी है ए माइनस आइडेंटिटी। जब हम करेंगे तो आपको वो देखो क्या दिखने को मिलेगा, ए माइनस आइडेंटिटी करोगे तो डायगोनल पर से माइनस होएगा, ये वैल्यू विल बी 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 और ये 0।
ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, ये वाली वैल्यू जीरो, ये वाली वैल्यू भी जीरो, जीरो 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 वन। तो देखो मुझे कितने पाइवोट एलिमेंट मिल रहे हैं। फर्स्ट रो में मुझे पाइवोट यहाँ मिला, सेकंड रो में मुझे पाइवोट यहाँ मिला, और फोर्थ रो में मुझे पाइवोट यहाँ मिला। थर्ड रो में मुझे कोई पाइवोट नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे पास रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ पाइवोट होते हैं ना, उतनी ही नंबर ऑफ मेरे पास रैंक बन जाती है। और ये क्वेश्चन मुझसे किस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केवीएस पीजीटी 2023 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे आइगन वैल्यू पूछी गई है, और ये केवीएस पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है। अब मैं आपके साथ है ना इसको करने के दो तीन तरीके डिस्कस कर लेती हूँ, जो आपको समझ में बैठे आप वो कर सकते हो। देखो लॉन्गेस्ट अप्रोच तो वही है कि हम ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालें, या लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकालें, उसको आप सोल्व करो, वहां से आपको निकल जाए। आप एक तरीका वो होता है, उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। वरना एक और मैं अप्रोच आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। मान लीजिए ए मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, जो गिवन दे रखी है उसे लिखिए। वो मैट्रिक्स हमें दे रखी है, यहाँ पर एलिमेंट है 2 -5, और ये हमारे पास है 5। ये एलिमेंट है मेरे पास 0, और ये एलिमेंट है मेरे पास 3, और ये एलिमेंट है -1। ये है 0, और ये -1, और ये मेरे पास है 3। अब यहाँ पर आप देखो, जब आप है ना R1 के सारे एलिमेंट को ऐड करो, इन सारे एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे ना, तो मिलेगा 2। इनको ऐड करोगे तो मिलेगा 2 R2 के एलिमेंट को, और R3 को ऐड करोगे तो भी मिलेगा आपको 2। आप इस तरीके से कॉलम वाइज भी करके देख सकते हो। कॉलम वाइज भी जब आप ऐड करोगे, तो अगर ऐसा आ रहा है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब आपने जितने भी आपके पास मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स में एन रो है, एन कॉलम है। मान लो एन कॉलम को जब आपने ऐड किया, एन कॉलम को डिस्टिंक्ट ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ पर R1 को ऐड किया था अलग, फिर R2 के एलिमेंट को ऐड किया, फिर R3 को, और यहाँ पे मुझे सेम एलिमेंट देखने को मिला। अगर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो जो सेम एलिमेंट बन रहा है ना, फर्स्ट आइगन वैल्यू तो आपको वही मिल जाती है, फर्स्ट आइगन वैल्यू आपको वही बनेगी। फर्स्ट आइगन वैल्यू आपके पास यही बनती है। तो एक आइगन वैल्यू तो मिल गई, क्योंकि ये जब आपने सारे रो को ऐड करा, या ऐसा बिहेवियर सारे कॉलम को ऐड करने पे दिख रहा है, अगर ऐसा दिख रहा है तो वो एक आइगन वैल्यू बन जाती है। लेकिन ऐसा हो कि आपने रो को ऐड किया, कॉलम को ऐड किया, दोनों में सेम एलिमेंट ही दो दो मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप है ना आप ये कह पाओ कि ये दो एलिमेंट मेरे पास बनेंगे डिस्टिंक्ट। नहीं, अगर सेम ही मिल रहा है तो उसको दो बार नहीं, उसको एक बार ही लिखेंगे। तो एक प्रॉपर्टी ये समझ में आई कि अगर हम जब सारे रो को ऐड कर रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि एक सेम एलिमेंट दे रहे हैं, तो एक आइगन वैल्यू वो मिल गई। और दूसरा हमारे पास हमें पता है रिजल्ट क्या होता है, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मेरे पास डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। और मेरे पास दूसरा रिजल्ट क्या होता है, जो मेरे पास सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू में मेरे पास क्या होता है, ट्रेस, ट्रेस मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट वो हो जाता है। तो अब देखो आप क्या करोगे, एक आइगन वैल्यू मिल गई, दो आइगन वैल्यू को मैं मान लेती हूँ कि वो λ1 और λ2 है। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट आइगन वैल्यू मेरे पास क्या है, λ1 है, और दूसरी आइगन वैल्यू मेरे पास क्या है, बेसिकली λ2 है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रोडक्ट ऑफ आइगन, और एक हमारे पास कितनी आई है, 3, जितना ऑर्डर होता है उतनी आइगन वैल्यूज आएंगी। नो, अब अगर मैं इस इक्वेशन को मान लेती हूँ 1 और इस इक्वेशन को मान लेती हूँ 2, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सम ऑफ द आइगन वैल्यू 2 प्लस λ1 प्लस में λ2 इज इक्वल टू ट्रेस सम ऑफ द आइगन वैल्यू, सम ऑफ द एलिमेंट ऑन द डायगोनल। तो ये कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 2, तो इनको जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 8 हो जाएगी, क्योंकि ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट को जोड़ना। ठीक है। अब अकॉर्ड फ्रॉम ये हमारे पास कहाँ से आया, फ्रॉम आपके पास आया 2 से। अब प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू मतलब 2 इंटू λ1 इंटू आपने करा λ2, और वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट। जब आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, जब आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे ना, तो डिटर्मिनेंट आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे पास आएगा, कर लो एक बार, 2 3 दिया 9, और माइनस ये, हाँ, ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 9 - 1, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट। मैं यहाँ पे ये इसी फॉर्म में लिख रही हूँ, 2 इंटू 9 - 1। तो अब ये फ्रॉम हमारे पास कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से आया, तो मैंने आपके साथ दोनों रिजल्ट यूज करे ना वहां से। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो λ1 इंटू λ2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8। अब आप क्या करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली बना सकते हो ना, कैसे बना सकते हैं वो देखिए। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा λ1 प्लस λ2, दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहाँ से आप क्या करें, λ1 की वैल्यू रख दीजिए, λ1 इज इक्वल टू 8 अपॉन में λ2, ये आई λ1 इसमें पुट कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, 8 अपॉन में λ2 प्लस में λ2 इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज
8 प्लस में लैम्डा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लैम्डा टू स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा टू प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा टू की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 2 और 4। आप बारी बारी जब इसमें पुट करोगे, जो आपके पास इक्वेशन है इसके अंदर पुट करोगे, तो आपको लैम्डा वन की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आइगन वैल्यू हमारे पास बनेगी ही क्या? आइगन वैल्यू हमारे पास 2 और 4 ही बनेगी, जिसमें से दो हमारे पास दो हो जाएगी। आइगन वैल्यू फिर हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी? 2 बने। एक आइगन वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? 2, और दूसरी आइगन वैल्यू भी 2, और तीसरी आइगन वैल्यू हमारे पास 4 बनेगी। तो ठीक है, आइगन वैल्यू हमारे पास तो यही बनी, ऑप्शन नंबर बी, वो सी हमारे पास सही हो जाएगा। अब यहाँ पर है ना एक चीज और यहाँ पर जो पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकती हूँ कि क्योंकि यहाँ तक पूछ लिया तो मे भी थोड़ा सा और आगे पूछ ले। तो वो समझिए, हमारे पास जब हमने आइगन वैल्यू निकाली है, आइगन वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 2, 2 और 4। तो ऐसा क्वेश्चन में भी पूछ ले तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है ना, वो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बन जाती है। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 की मेरे पास बन जाएगी 2, और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 की मेरे पास कितनी बन जाएगी? 1। ये पूछ ले तो पूछ ले, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालनी है मुझे इसकी, और केवीएस पीजीटी का 2023 का एक क्वेश्चन। तो देखो, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्या कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो एक्सपेंड से करो, a माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, दिस विल बी द वैल्यू हो जाएगी। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, और आई थिंक क्योंकि इसका देखो डिटर्मिनेंट तो जीरो आना है, डिटर्मिनेंट तो इसका क्या आना है हमारे पास? जीरो आना है। इसको करने का मैं एक और ट्रिक, चलो छोड़ो, अभी हम डायरेक्टली करते हैं, फिर नेक्स्ट कभी ट्रिक की बात करेंगे। अभी इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, इसको सिंपल इस तरीके से एक्सपेंड करना और सॉल्व करना है। फिर भी अगर नहीं आता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ये क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन अगेन हमसे कहाँ पूछा गया है? अगला क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2023 के एग्जाम में ही हमसे पूछा गया है, और उसने हमसे ये कहा है कि अगर ए मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट मेरे पास सही होंगी? तो देखो क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें ना, तो a प्लस ए, पहली बात तो हमें देखो ये चीज हमें पता होना चाहिए, अगर कोई भी हमारे पास a, हमारे पास a, सॉरी, अगर हमें पता क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास a कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसको हम यूनिक वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस ए डैश बाय टू प्लस ए माइनस ए डैश डिवाइडेड बाय टू। इस तरीके से हम यूनिक वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है बेसिकली सिमेट्रिक पार्ट को, और बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को। ये हमें पता होना चाहिए कि ये यूनिक वे होता है। क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए कि यूनिक वे में होगा या नहीं होगा, तो यस, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक पार्ट प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। इस तरीके से जो a प्लस ए डैश होगा वो हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। वो कह रहा है a माइनस ए डैश हमारे पास सिमेट्रिक होगा, नहीं, ये बेसिकली हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। वो कह रहा है a इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये भी गलत है। आप इसको चेक कर सकते हो, देखो हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं? जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। अब आप इसको चेक करना, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, और हमें पता है ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है वो होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, रिवर्स में चलता है। तो जब आप करोगे तो हमारे पास आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ए, और ये ए ट्रांसपोज हो गया, तो हमारे पास बेसिकली ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका एक ही ऑप्शन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये जो बाकी के क्वेश्चन है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, वरना वीडियो हमारे पास है ना ये काफी लेंदी हो जाएगी। अभी मुझे पीपीटी बनानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू।